मैं दुर्गानंद कुमार को फाउंडर ऑफ द विजन साइंस एकेडमी सहारघाट। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और आज का जो हमारा डिस्कशन होने जाने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप शुरू से लेकर के पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आवे। हमारे जो बातचीत के दौरान जो भी बातें होने वाली है, अगर वो आपको समझनी है तो आप शुरू से लास्ट तक का वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले तो आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि यार आप कौन हैं क्यों सुनूं मैं आपका बात। तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है और मैं इसको इग्नोर भी नहीं कर रहा, आना भी चाहिए ये बात कि भाई आपका बात मैं क्यों सुनूं, आप है कौन, मैं क्यों सुनूं आपका बात। तो आप सभी का डाउट क्लियर हो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम दुर्गानंद कुमार है और मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मैं 2 साल से, जैसे ही मैंने 12th पास किया उसके बाद जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में एडमिशन लिया तो उसके बाद मैंने टीचिंग करना शुरू किया। और अभी मैं क्लास 12 तक का केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, काफ़ी बच्चों से प्यार मिलता है। जब मैंने 12th पास किया तो मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया क्लास 6 to 10th और अभी मैं क्लास 12th तक पढ़ाता हूँ एक सीबीएसई स्कूल में। और मैं बच्चों को बोर्ड का तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं करता क्या हूँ। तो मैं एक टीचर हूँ और मैं 2 साल से प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा हूँ और मैंने कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में काम किए हैं। अभी मैं प्राइवेट स्कूल में जो काम कर रहा हूँ वो 3rd प्राइवेट स्कूल है मेरा, वो 3rd प्राइवेट स्कूल है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 प्राइवेट स्कूल में काम कर चुका हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो 2 साल बिताए, ये जो 2 साल मैंने बिताए प्राइवेट स्कूल में वो मेरा कैसा गया, क्या विधि व्यवस्था है वहाँ पर। हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि चलो यार हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में ऐसी क्या खासियत है, क्या है प्राइवेट स्कूल में जिसके कारण इतने सारे लोग अपने बच्चे को भेजते हैं, और क्या प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना सही है। मैं जो बताने जा रहा हूँ यह मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने 2-3 स्कूल में, और ज़्यादातर स्कूल की यही व्यवस्था होती है। मैंने कई सारे लोगों से बात की, हमारे जो और भी सारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स लोग भी हैं जो दूसरे स्कूल से पढ़ा करके आए और उनसे बातचीत होती है तो वो यही बातें कहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चे का एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। तो हे गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ाने गया उसमें तकरीबन 700 से 800 स्टूडेंट थे और वो सीबीएसई है। क्लास 10 तक पढ़ाई होता है वहाँ पर, क्लास 12 तक वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। वो एक सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर जब मैं टीचिंग के लिए अप्लाई किया तो मुझे क्लास 6 to 10 तक पढ़ाने के लिए मिला बायोलॉजी। और मैं वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाता था और केमिस्ट्री भी पढ़ाता था। मैं वहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। हालांकि फिजिक्स और मैथ का अलग ही टीचर था, लेकिन मैं वहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता था। तो जब मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता था तो मैं देखता था स्टूडेंट्स को कि उस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9th और 10th के बच्चों की। हालांकि मैं नीचे वाले स्टूडेंट्स का बात बाद में करूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे थे। तो मैंने देखा उन स्टूडेंट्स में काफ़ी बच्चे 10th के बाद, अगर आप क्लास 9th और 10th में पूछे बच्चों से कि भाई आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, आप लाइफ में क्या उखाड़ना चाहते हो, तो उसमें तो 90% बच्चे तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों का सपना यही होता है कि मैं इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल या इंजीनियरिंग करूं, जैसे आईआईटी, एनआईटी, एम्स, ये वगैरह, यही कॉलेज सब ड्रीम होता है ज़्यादातर बच्चों का। तो इतने सारे बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं, नीट का हो या जेई का हो, तो सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। होगा भी कैसे, वहाँ पे सीट बहुत सारे कम है। तो मैंने जो वहाँ पे देखा कि क्यों बच्चे 10th पास करने के बाद इतने फ्लॉप हो जाते हैं, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो क्लास 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चे थे वो, अगर आप उनको कुछ लिखा दे, टीचर उनको लिखा देते थे कॉपी में, वाइट बोर्ड पर लिखा दिए, टीचर लोग अपना वाइट बोर्ड पर लिखा करके निकल पड़े और स्टूडेंट ने क्या किया, कॉपी में अपना नोट कर लिया। तो कॉपी में नोट करने के बाद अगले दिन उनको होमवर्क मिलता था, राइट 3 times एंड रिमेंबर। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था उस टाइम पर, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक होमवर्क कॉमन था, राइट 3 times एंड रिमेंबर। यानी कि मैंने जो आपको आज पढ़ाया उसको आप घर पर 3 times लिखेंगे और उसको अगले दिन याद करके लाना है। तो जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं और उसको 2-3 बार लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको अच्छे तरीके
तरीके से याद हो जाएगा। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर थे या डायरेक्टर सर थे, उनका एक ही मकसद था कि बच्चे किसी तरीके से डिफिनीशन वगैरह याद कर ले और उनको जा कर के एग्ज़ाम में लिख दे। जैसा टीचर ने लिखाया सेम टू सेम बच्चे अगले दिन आकर के सुना देते थे, पूरा जीरोक्स डिट्टो। स्टूडेंट्स अपने मन से एक वर्ड तक नहीं बोलते थे, जो टीचर लिखाते थे वो पूरा का पूरा अगले दिन आकर के बच्चे सुना देते थे। और मैं देखता था कि काफ़ी बच्चे, लगभग 90% बच्चे ये काम कंप्लीट करके आते थे, उनको सब कुछ याद होता था और वो अपना 3 टाइम लिख कर भी लाते थे। तो बच्चे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और जब एग्ज़ाम होता था तो क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछता था, डायरेक्ट डिफिनीशन और कुछ नहीं, थोड़ा 1-2 कंसेप्ट पूछते थे, तो वही जो क्लास में पढ़ाए हुए होते हैं, तो डिफिनीशन पूछते थे हम लोग एग्ज़ाम में और बच्चे उसको पूरा का पूरा बना देते थे। और मान लीजिए कि जब एग्ज़ाम होता था, जैसे मेरे वहाँ जब वहाँ पे पढ़ाते थे तो वहाँ पे 1 साल में 4 बार एग्ज़ाम होता था, प्रत्येक 3 महीने पर एग्ज़ाम होता था, 1 साल में 4 बार। तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एग्ज़ाम था, तो पहले एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मैं बात कर लूँ बायोलॉजी की या पूरा साइंस की, क्लास 10 तक तो पूरा साइंस का एग्ज़ाम साथ ही होता था। तो मान लीजिए कि मैं बात करूँ अगर साइंस की, तो साइंस में अगर 40 मार्क्स पास मार्क है, अगर किसी बच्चे को 40 मार्क आएगा तभी वो पास करेगा, नहीं तो वो फेल कर जाएगा। तो मान लीजिए किसी बच्चे को 25 मार्क आ गया, किसी बच्चे को 15 मार्क आ गया, किसी बच्चे को 35 मार्क आ गया, अगर उस बच्चे को 40 मार्क नहीं आया, और ऐसा होता भी था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको इतना मार्क नहीं आ पाता था, तो वहाँ पे एक टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता था या उसको सिखाया जाता था कि जब भी आप मार्कशीट बनावे तो जिस बच्चे को 40 से कम मार्क्स है उसको आप मार्क बढ़ा करके दीजिए। किसी भी बच्चे को आप 40 से कम मार्क्स नहीं दे सकते हैं, भले ही वो फेल क्यों ना है। यानी कि हमें किसी भी बच्चे को फेल करने की परमिशन नहीं थी। अब आप कहोगे भाई ये कौन सा बात हुआ, इससे क्या फ़ायदा था, अगर स्टूडेंट को हम फेल ना करें तो क्या फ़ायदा, आप फेल ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, स्कूल एक बिज़नेस है, आपको पता होगा आजकल के ज़माने में स्कूल क्या है, एक बिज़नेस है। तो जब हम बच्चे को पास कर देते हैं, बच्चे को फेल नहीं करते हैं, तो हम पेरेंट्स के नज़र में खुद को ये दिखा पाते हैं, पेरेंट्स को हम दिखा पाते हैं कि देखो भैया कि अपने स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, आपका बच्चा सभी एग्ज़ाम में पास करता है, आपका बच्चा तो फेल ही नहीं करता है। और वहाँ पर एक और सिस्टम था कि जिस बच्चे को 80 मार्क है उसको आप 10 मार्क बढ़ा करके 90 दो, ताकि 90, 95, 99 देख करके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए और उनके जो घर में और छोटे बाल बच्चे हैं उनको हमारे स्कूल में एडमिशन करावे। तो हम लोग क्या करते थे, जिस बच्चे को कम मार्क आता था उसको 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर बढ़ा करके देते थे। यानी कि उसको कम मार्क नहीं देना है, ताकि उसके पेरेंट्स को ये ना लगे कि उस स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है या मेरा बच्चा गया गुजरा है। तो इस चीज़ से बच्चे बहुत खुश होते थे, क्योंकि बच्चा है या पेरेंट्स है, उनको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। हमारा जो इंडिया है उसमें बच्चे और स्टूडेंट्स को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग भी वही करते थे, रिजल्ट बढ़ा चढ़ा कर देते थे। स्टूडेंट को भी लगता था यार मज़ा आ गया, सर कितने अच्छे हैं। अगर मैं साइंस पढ़ाता था तो उसमें सब टीचर 10-10 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं, मैं 15 नंबर बढ़ा देता तो बच्चे भी बड़ा रिस्पेक्ट करते, सर कितने अच्छे हैं कि सर तो बहुत नंबर दे रहे हैं, बढ़ा करके मज़ा आ गया। क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि यार हम जो जीवन में करने जा रहे हैं उसमें मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मार्क बस एक कार्ड है, ठीक है यार, इसके बाद काम आने वाला है नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि एग्ज़ाम मार्क का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ मार्क के बल पे आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हो दुनिया में, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को क्या है, इंडियन पेरेंट्स को तो मार्क्स चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग यही करते थे कि मार्क्स आराम से बच्चे को बढ़ा चढ़ा कर दिए, ताकि गार्जियन भी खुश रहे, टीचर्स भी खुश रहे और डायरेक्टर वगैरह सब भी खुश रहे। तो ये सिस्टम था वहाँ पढ़ाने का। और आज तक हम जितने स्कूल में पढ़ाए हैं, अभी हमारा तीसरा प्राइवेट स्कूल है उसमें मैं पढ़ाता हूँ क्लास 12 तक, हर जगह वही व्यवस्था है, ठीक है। हर जगह वही व्यवस्था है कि बच्चे को कम मार्क आया तो आप उसको बढ़ा करके मार्क दीजिए। और जो क्लास 9-10 के बच्चे थे उनमें मैंने देखा कि वो बच्चे याद बहुत जल्दी कर लेते हैं। आप कुछ भी उनको पढ़ा दीजिए और उनको कहिए कि आप याद करके आओ, तो वो याद कर लेते थे, लेकिन उनके पास कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी, यानी कि समझदारी नाम का कोई चीज़ नहीं। तो आप अगर डिफिनीशन वगैरह याद कर लेते हैं लेकिन आपके पास समझदारी नहीं है, तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब होता है समझदारी, कि आपके अंदर कितनी समझदारी है, कंपटीशन एग्ज़ाम यही चेक करता है। तो एक बार मैं क्लास 10th में एक चैप्टर है बायोलॉजी में इन्वायरमेंट, तो मैं वो चैप्टर पढ़ा रहा था। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने फूड चेन पढ़ा दिया, ठीक है, फूड चेन पढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि यार तुम बताओ कि अगर इस धरती से पूरा का पूरा शेर ख़त्म हो जाए, पूरा का पूरा लाइन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो क्या होने वाला है। हालांकि मैंने उनको बता दिया था, फूड चेन पढ़ा भी दिया था, उनको फूड चेन का डिफिनीशन भी याद था, सब कुछ याद था। यानी कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चैप्टर का उसको एक लाइन याद था।
और जब मैंने उससे पूछा कि मान लो कि भाई पूरा का पूरा टाइगर ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा लाइन ख़त्म हो गया इस धरती पर से, तो क्या बिगड़ने वाला है, तो वो बच्चा कुछ नहीं बोल पाया, वो सोच ही नहीं पाया कि भाई क्या होगा इसका आंसर। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार बच्चे इतने रट्टू तोते हैं यार, रट तो लेते हैं लेकिन इनके पास सोचने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है। तब मुझे वहाँ पे जाकर रियलाइज़ हुआ, और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो स्टूडेंट ऐसा करता था उसको CBSE टर्म 1 के एग्ज़ाम में 99.9% मार्क आया। 99.9% टर्म 1 के एग्ज़ाम में। समझ सकते हैं कि बच्चा कितना खुश हुआ होगा और उनके पेरेंट्स कितने खुश हुए होंगे। लेकिन असलियत क्या है, उस बच्चे में सोचने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बच्चे आगे जाकर के क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था है हमारे प्राइवेट स्कूल की अभी भी। तो प्राइवेट स्कूल भी क्या सोचता है यार, बिजनेस है वो, उनको रिजल्ट से मतलब है और पेरेंट्स को भी रिजल्ट से मतलब है। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या चाहेगा, बिजनेसमैन वही चाहेगा ना कि हम ऐसा काम करें ताकि हमारा कस्टमर खुश रहे। तो अब हम रिजल्ट दे रहे हैं, लो भाई रिजल्ट लो, तुम भी खुश, तुम्हारा मम्मी पापा खुश, हम भी खुश, मस्ती में जीवन गुजर रहा है, कट रहा है जीवन अपना। अब बच्चे 10वीं के बाद जाकर के रोड पे आ जाए, हमको उससे क्या मतलब है। हमको भाई 10वीं में इस तरीके का रिजल्ट देना है ताकि हमारे यहाँ अगले साल और भी विद्यार्थी की जनसंख्या बढ़ जाए। तो हमें बस इससे मतलब था कि स्टूडेंट का नंबर बढ़े। अगर स्टूडेंट 10th के बाद रोड पे आ जाए, हाँ ठीक है, समझदारी हम बच्चे में डेवलप ही नहीं करते थे बिल्कुल, क्योंकि हमें सिखाया जाता था ऐसा। जब टीचर्स मीटिंग होता था तो बताया जाता था कि आप मैक्सिमम फोकस करें, मैक्सिमम क्या पूरा का पूरा फोकस करें बच्चे के रिज़ल्ट पर, कि बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। उनमें सोचने की समझता आती है नहीं आती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सब था। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा कि यार कैसे स्टूडेंट्स बर्बाद होते हैं। और आप स्टूडेंट्स को समझाओ ना। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप टीचर थे, आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, ये तो गलत बात है। अब देखो, आप अगर बच्चे को समझाओगे ना, और मैं समझाने की कोशिश भी किया कि देखो भाई IIT वगैरह ऐसा एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे मार्क उर्क से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे वही लोग सक्सेस होते हैं जिनके पास समझदारी होती है। तो वो बच्चे ना आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लगेगा कि टीचर बेवकूफ़ है। अगर आप एक स्कूल खोलो जिसमें आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाओ, बच्चों को सोचना सिखाओ, और एक बगल में दूसरा स्कूल है जो खूब रिजल्ट देता है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे बढ़िया रिजल्ट आता है। आजकल के बच्चे, पेरेंट्स, उनको समझदारी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद समझदार नहीं है ना। इंडिया में कितने % पेरेंट्स समझदार है। यहाँ पे लोगों को आप बेवकूफ़ बनाओ, जितना ज़्यादा हो सके उतना बेवकूफ़ बनाओ। और प्राइवेट स्कूल वाले यही करते हैं, पेरेंट्स को खूब बेवकूफ़ बना रहे हैं, खूब बेवकूफ़ बना रहे हैं। पेरेंट्स मीटिंग कर दिए, पेरेंट्स मीटिंग में गार्जियन आए, पेरेंट्स आए, उनके सामने लगे लंबा लंबा छोड़ने प्रिंसिपल। पेरेंट्स को भी लगता है अरे यार हमारा बच्चा पढ़ता है बहुत बड़ा स्कूल में। तो मैं कहना यही चाहूँगा यार, ठीक है, अपने बच्चे को काबिलियत, अपने बच्चे की जो काबिलियत है वो आप मार्क से ना आके, ठीक है, आप घर पे कुछ कुछ बातें कीजिए, उनसे कुछ समझदारी वाले क्वेश्चंस कीजिए और देखिए कि आपके बच्चे में कितनी समझदारी है। क्या पढ़ लिख करके वो समझदार बन रहे हैं या पढ़ लिख करके और बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो फिर वही बात होगा, एक दिन पता चलेगा कि आपका बच्चा बहुत पढ़ लिया और फिर वो कहेगा कि यार इस्लाम धर्म अच्छा नहीं है, मुसलमान अच्छा नहीं होता है, उनके साथ खाना खाओगे तो फिर पाप लिखेगा। तो फिर आपका बच्चा यही करेगा, क्योंकि आपके बच्चे के पास ज्ञान नहीं है, बस उनके पास किताबी ज्ञान है, उनमें समझदारी नहीं है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार प्राइवेट स्कूल की ऐसी व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पे बच्चे किस तरीके से बर्बाद होते हैं। अब उसी में से कोई बच्चा होता है जो बहुत समझदार होता है, उनके पेरेंट्स वगैरह समझदार होते हैं, तो वो घर पे एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स के पास ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं। सर इधर देखिएगा, यहाँ पे है स्टूडेंट लोग, हाँ हाँ। तो ठीक है यार, उसमें से कोई बच्चा ऐसा समझदार होता है जो अपना ट्यूशन वगैरह पढ़ लिख करके कुछ समझदारी वाले बातें सीखते हैं, उनके पेरेंट्स समझदार होते हैं, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा भैया होता है जो कभी IIT वगैरह का नाम सुना हुआ होता है, तो वो उनको समझाते हैं कि भाई तू अभी से ये काम करो, इतना समझदारी का काम करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, दिस पढ़ो, दैट पढ़ो। तो वो बच्चा थोड़ा सा आगे जा करके थोड़ा बहुत सक्सेस हो पाता है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिनके घर में ये कोई बताने वाला नहीं है कि अभी 9-10 में किस तरीके से पढ़ा जाए, तो वो पूरे के पूरे टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर वो बच्चा एक दिन जा करके बर्बाद हो जाता है। तो ये है प्राइवेट स्कूल की व्यवस्थाएं। तो आप अपने बच्चे पे स्पेशल ध्यान दीजिए, कभी भी आप अपने बच्चे को पूरा का पूरा टीचर पे डिपेंड नहीं कीजिए, ठीक है। बच्चे को खुद के पैर पे खड़ा होना सिखाइए। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को 4-5 ट्यूशन पकड़ा दिए। अरे भाई, बच्चे को मैथ्स के एक क्वेश्चन में दिक्कत हुआ तो वो बच्चा खुद बनाएगा ना, खुद मेहनत करेगा, 2 बार 4 बार 10 बार घिसेगा तब ना वो सीखेगा। अब क्या करते हैं, बच्चे 4-4 ट्यूशन लगा दिए, पेरेंट्स 4-4 ट्यूशन पकड़ा दिए।
अब एक क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, स्टूडेंट थोड़ा सा सोचा ही नहीं, वो तुरंत टीचर से पूछ लिया, क्योंकि उसके पास टीचर अवेलेबल है। वो टीचर से पूछेंगे सर ये कैसे बनेगा, टीचर ने बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे कर दो, कर दिया स्टूडेंट। उनमें समझदारी कहाँ आई, उन्होंने सवाल बना लिया। बोर्ड में वही सवाल आने हैं, बोर्ड में नया सवाल नहीं आता है ज़्यादातर, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, वही क्वेश्चन आने हैं। स्टूडेंट को आंसर तक याद रहता है, क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी याद रहता है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं। तो यार आप ना समझदार बनो, ठीक है, आप समझदार बनो। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, आपके बच्चे हैं, तो आप उनमें समझदारी डेवलप कीजिए। आप कभी भी उनको मार्क के पीछे नहीं दौड़ाइए। तो ये मेरी तरफ से सजेशन है। एज अ टीचर मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि मैंने जो जो चीज़ देखी, मानना ना मानना आपकी बात है, मैंने जो जो चीज़ देखा प्राइवेट स्कूल में मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से गाइड करते हैं। और रिज़ल्ट लाना नहीं लाना एक अलग बात है, और अपने अंदर समझदारी डेवलप करना एक अलग बात है, ठीक है। यार मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो आईआईटी में पढ़ता है, ठीक है, अभी है आईआईटी में पढ़ता है वो। तो उनसे बात हो रही थी, तो वो काफ़ी घूमता उमता रहता है, ठीक है, कंपनी वगैरह सब में, शहर में अपना देखता रहता है कि इंजीनियर वगैरह सब काम कर रहा है। तो वो मुझे कहता था कि देख भाई, शहर में इतनी बेरोज़गारी है कि इंजीनियर 15-15 हज़ार रुपये पे काम करते हैं। ऐसा ऐसा कंपनी है, ऐसा ऐसा जगह है इंडिया में जहाँ पे इंजीनियर 15 हज़ार रुपये सैलरी पे काम करते हैं। जो इंजीनियर 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियरिंग किया, वो इंजीनियर 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार तक काम करते हैं। और इंडिया में तो 99.9% इंजीनियर का सैलरी 30 हज़ार से ज़्यादा है ही नहीं। 99.9% इंजीनियर का सैलरी 30 हज़ार के अंदर में है। और एक भी इंजीनियर अपने शादी में ये नहीं कहेगा कि मेरा सैलरी 1 लाख से कम है। मैंने आज तक जितने भी इंजीनियर का शादी देखा है, मैंने ये मतलब सुना ही नहीं कभी किसी भी इंजीनियर का सैलरी 1 लाख से कम है। यार मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं जब 10th पास आउट हुआ, तो आपको हंसी आएगी सुनकर, ठीक है, मैं जब 10th पास आउट हुआ तो मैं गया नोएडा, आप सब जानते होंगे, ठीक है, मैं गया नोएडा। वहाँ पर मैं क्या काम करता था, मैं गया था देखने के, यार मेरे घर के लोग सब थे, ठीक है, मेरे भाई जी वगैरह, तो उन्होंने बोला कि एक बार जाओ शहर, ठीक है, देखो वहाँ पे कैसी दुनियादारी चलती है, क्योंकि हमेशा घर में बैठे रहोगे तो नहीं होने वाला है कुछ। तो मैं गया नोएडा, मैंने वहाँ पे एक काम ज्वाइन किया, एक कंपनी ज्वाइन किया। उसमें मुझे क्या करना था, वो इलेक्ट्रिक कंपनी था, वो मीटर वगैरह बनाता था। तो आपने देखा होगा बिजली का मीटर घर में, तो वो मीटर वहाँ पे बनता था, इंजीनियर उसको बनाते थे, और मेरा काम था इंजीनियर का हेल्प करना। इंजीनियर मुझे कहता था कि भाई फलाना चीज़ लेकर के आओ, तो मैं लेके आता था, ये रखो वो रखो, तो मैं मतलब हेल्पर का काम करता था। और मेरा सैलरी था 12,000 रुपया। 12 घंटे काम करो, 12,000 रुपया सैलरी मिलेगा। नोएडा में सिस्टम ही चलता है, 12 घंटे काम करो 12,000 मिलेगा, 8 घंटे काम करो 8,000 मिलेगा, 10 घंटे काम करो 10,000 मिलेगा। तो मैं 12 घंटे काम करता था और मुझे 12,000 पैसा मिलता था। और मेरे साथ जो इंजीनियर काम करता था वह हमारे ही इलाके का था, ठीक है, मेरे घर से वही 15 से 20 किलोमीटर क्या मतलब दूरी पर, तो अपने इधर का था। और वो इंजीनियर 8 घंटे काम करता था, तो उसको तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया मिलता था। 8 घंटे काम करने का 20 से 25 हज़ार रुपया मिलता था। और खुद किस्मती देखो यार, ठीक है, कुछ दिन के बाद उस इंजीनियर का शादी हुआ, ठीक है, वो शादी में मुझे इनवाइट किया। और मज़े की बात ये है कि वो जिस लड़की से शादी कर रहा था ना, जिस लड़की से शादी हो रही थी उसके, वो भी लड़की जान पहचान की, बहुत ही पहचान की लड़की थी। तो वो लड़की से बातचीत हुआ, मुझे पता चला कि यार दोनों का शादी हो रहा है, दोनों तरफ से तो पहचान गई है। तो मैंने लड़की से पूछा, लड़की मेरी क्लासमेट थी, तो मैंने लड़की से पूछा यार शादी कर रहे हो? हालांकि देखो अब कुछ लोग कहेंगे सर आपकी क्लासमेट की शादी भी हो गई। अरे भाई इंडिया में मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे शादी बहुत जल्दी होता है। 18 साल बहुत हो गया यार। यहाँ पे बाल ब्याह का सिस्टम अभी चलता है 17 साल 16 साल 18 साल 19, बहुत ज़्यादा 20 साल किसी भी लड़की का क्रॉस नहीं होता है शादी में, उससे पहले ही हो जाता है। तो उस लड़की का जब शादी हुआ इस इंजीनियर से, तो मैंने पूछा उस लड़की से एक दिन कि यार क्या करता है तेरा हस्बैंड, कितना पैसा कमाता है, क्या सब करता है? तो उसने कहा कि अरे मेरा हस्बैंड इंजीनियर है, 1 लाख रुपये महीना कमाता है दिल्ली में। बोले अच्छा 1 लाख, ये हमको भी बड़ा शौक सा लगा यार, मतलब 1 लाख रुपया कौन कमाता है इंजीनियर, और वो भी जो प्राइवेट से इंजीनियरिंग किया हुआ है। यहाँ पे IIT NIT वाले को 1 लाख रुपया मिलता ही नहीं है, इसको कौन दे दिया 1 लाख रुपया? तो फिर मुझे पता चला यार कि यार इससे लड़के से शादी हो रही, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी यार। ये बंदे मतलब 20 से 25 हज़ार रुपया काम कर रहा था मेरे साथ, और भी वो अपने शादी में बोल रहा है कि मुझे 1 लाख रुपया सैलरी, और वो दहेज खूब लिया था, खूब मिला था उसको दहेज।
तो यार यहाँ पे ना बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है, लोग बेवकूफ़ बनते भी है यार। अगर मान लो आप शादी के लिए लड़के देखने जा रहे हो तो आप कैसे समझोगे कि वो लड़का रियली में 1 लाख रुपये कमाता है कि नहीं? वही आप उसका घर देखोगे, उसके पास कितने गाड़ियाँ हैं, कैसा घर है, इसी से कितना संपत्ति है उसके पास, कितना प्रॉपर्टी है, इस सब से आप पता करोगे कि कितना अमीर है लड़का। अब आप मानो कि किसी का पेरेंट किसी बच्चे को 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया इंजीनियरिंग करने के लिए दे रहा है, तो वो वही दे सकता है ना जो पहले से ऑलरेडी अमीर फैमिली है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को 20 लाख रुपया दे रहा है इंजीनियरिंग करने के लिए, इसका मतलब है कि वो फैमिली बैकग्राउंड पहले से तगड़ा है। तो जब उस लड़की के पापा लोग गए देखने लड़के को शादी के लिए, तो उन्हें देखा यार यार बहुत बढ़िया घर है, 2-2 4 चक्कर लगा हुआ है, इसका मतलब पक्का ही लड़का 1 लाख रुपये कमाता होगा। अरे भाई वो लड़का 1 लाख नहीं कमाता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड पहले से तगड़ा है। तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनते हैं लोग, ठीक है। तो इंडिया में बेवकूफ़ बनाने का काम बड़ा शानदार होता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। और यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बनते हैं, और गांव में तो लोग और बेवकूफ़ बनते हैं सबसे ज़्यादा। अब शहर में कहीं इंजीनियर, देखो हमारे देश में इंजीनियर बहुत है यार। हमारा देश पहले कृषि प्रधान देश था, अभी इंजीनियर प्रधान देश है। यहाँ पे इंजीनियर बहुत है। अब शहर में इंजीनियर के लिए बेवकूफ़ नहीं ज़्यादा बना सकते हो कि हम 5 लाख कमाते हैं, 15 लाख कमाते हैं, क्योंकि शहर में सब लोग जानते हैं कि इंजीनियर का क्या हालत है। लेकिन अब गाँव में खूब बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को, यहाँ पर लोग खूब बेवकूफ़ बनते हैं। तो ऐसा था, ठीक है। मुझे बड़ा हंसी लग रहा था, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा यार। लास्ट में यही सजेशन देना चाहूँगा कि अपने बच्चों में समझदारी डेवलप करो यार, ठीक है। और पूरी तरीके से उसको टीचर के ऊपर डिपेंड मत छोड़ो, ठीक है। उनको बोलो कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का। और हाँ, एक ट्यूशन ठीक है, अगर आपके स्कूल में कोई टीचर अच्छा नहीं है किसी सब्जेक्ट का, उसके लिए आप ट्यूशन ले सकते हैं। लेकिन अगर टीचर अच्छा है फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक टीचर रख लिए एक्स्ट्रा, तो ये सब फालतू है, ठीक है। ज़्यादा पैसा है तो यार इधर दे दो, ठीक है। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाय बाय।